एक ऐसी शादी जो कि लॉज की नज़र में शादी है ही नहीं, या फिर एक शादी को कोर्ट इनवैलिड डिक्लेयर कर दे, तो इस शादी से हुए बच्चे का क्या स्टेटस रह जाएगा। हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक इनवैलिड मैरिज से हुए बच्चे का क्या स्टेटस रहेगा, क्या उसे लेजिटिमेट माना जाएगा या फिर इलेजिटिमेट, और उसका फैमिली प्रॉपर्टी में क्या इंटरेस्ट रहेगा। सबसे पहले एक सिचुएशन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए और बी की 2011 में शादी हुई, जबकि ए ऑलरेडी मैरिड था। 2012 में ए और बी की शादी से एक बच्चा भी हुआ, तो उस बच्चे को हम लेजिटिमेट मानेंगे या फिर नहीं। तो सबसे पहले हमें वैलिड मैरिज और इनवैलिड मैरिजेस के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए, जिसके लिए हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, जो कि आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम रिलेटेड प्रोविजंस जान लेते हैं, देन उसके बाद इस सिचुएशन को एनालाइज करेंगे। हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 5 जो कि एक वैलिड मैरिज के रिक्वायरमेंट्स को बताता है, जिसमें से पहली रिक्वायरमेंट है कि शादी के टाइम पर दोनों का ही लिविंग पार्टनर नहीं होना चाहिए, और लिविंग पार्टनर होने के बाद भी दूसरी शादी अगर हो भी जाती है तो उस दूसरी शादी को सेक्शन 11 हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग वॉइड मैरिज माना जाएगा, जिसे लॉज की नजर में मैरिज माना ही नहीं जाएगा। सेक्शन 16 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट, जिसका फर्स्ट क्लॉज स्पेसिफाई करता है कि वॉइड मैरिज के बच्चे को लेजिटिमेट ही माना जाएगा, भले ही कोर्ट ने उस शादी को इनवैलिड डिक्लेयर किया हो या फिर नहीं किया हो। और सेकंड क्लॉज स्पेसिफाई करता है कि वॉइडेबल मैरिज कोर्ट की इनवैलिड डिक्लेयर करने से पहले अगर एक बच्चा बॉर्न हो जाता है या फिर कंसीव हो जाता है, तभी उस चाइल्ड को लेजिटिमेट माना जाएगा। और थर्ड क्लॉज स्पेसिफाई करता है कि इनवैलिड मैरिजेस से हुए बच्चों को लेजिटिमेट तो माना जाएगा, लेकिन इनका राइट सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में रहेगा, ना कि फैमिली प्रॉपर्टी। पर यहाँ पर ये स्पेसिफाई नहीं किया गया कि पेरेंट्स की कौन सी प्रॉपर्टी में, पर यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी की बात हो रही है ये स्पेसिफाई नहीं है कि पेरेंट्स को जो खानदान से मिली है वो प्रॉपर्टी या फिर सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। अब जो हमने सिचुएशन रखी थी, इनमें रिलेटेड प्रोविजंस को कैसे अप्लाई करेंगे। ए के पेरेंट होने के बावजूद भी 2011 में जो उसने दूसरी शादी करी, ये दूसरी शादी वॉइड मैरिज ही मानी जाएगी अंडर सेक्शन 11। और इस शादी से बॉर्न हुए बच्चे को सेक्शन 16 के क्लॉज 1 में जो प्रोटेक्शन मिली हुई है कि वॉइड मैरिज या फिर वॉइडेबल मैरिज, जो कि क्लोज 2 में वॉइडेबल मैरिज की बात करता है, तो वॉइडेबल मैरिज हो या फिर वॉइड मैरिज हो, दोनों से ही बॉर्न हुए बच्चों को लेजिटिमेट ही कंसीडर किया जाएगा, लेजिटिमेट ही माना जाएगा। पर सिर्फ लेजिटिमेट मानने से वॉइड और वॉइडेबल मैरिजेस से हुए बच्चों को फैमिली प्रॉपर्टी में कोई राइट नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर इन्हें एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में बर्थ से ही राइट दे दिया जाए तो फैमिली के अदर मेंबर्स के राइट्स पर असर पड़ेगा। इसलिए सेक्शन 16 का क्लॉज 3, जिसमें एक्सप्रेसली मेंशन किया गया है कि इनवैलिड मैरिज से हुए बच्चों का राइट सिर्फ पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में रहेगा। पर पेरेंट्स की कौन सी प्रॉपर्टी? अभी रिसेंट केस के अकॉर्डिंग इनवैलिड मैरिजेस से हुए बच्चों का राइट पेरेंट्स की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी के साथ साथ पेरेंट्स की डेथ होने से पहले अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का पार्टीशन होता है और उसमें पेरेंट्स को कोई शेयर मिलता है, तो उस शेयर में भी बच्चे का राइट रहेगा, लेकिन पेरेंट्स की डेथ के बाद ही वो बच्चा उस शेयर में क्लेम कर सकता है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो कि वैलिड मैरिजेस से हुए बच्चों का क्या राइट रहेगा, और वैलिड मैरिज और इनवैलिड मैरिजेस के बीच का डिफरेंस जानने के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं।